वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे हिंदी विषय और हमारा आज का क्लास है आठवीं का हम ग्रामर देख रहे हैं और ग्रामर में विशेषण पढ़ रहे हैं। विशेषण का यह पार्ट सेशन हमारा 4th है, चौथा। इसके पहले भागों में हमने विशेषण के अलग अलग प्रकारों को पढ़ा। सबसे पहला देखा था हमने गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के और 2 प्रकार, और उसके बाद तीसरा प्रकार देखा था परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार देखे थे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब विशेषण का अगला प्रकार अर्थात सार्वनामिक विशेषण हम इस भाग में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। यहाँ पर कुछ अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। उस उदाहरणों के द्वारा हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा। पहला उदाहरण है, यह लड़का बहुत चतुर है। तो देखो, यह लड़का बहुत चतुर है। इसमें लड़का यह शब्द क्या है? संज्ञा। चतुर, बहुत चतुर, यह शब्द क्या है? विशेषण। संज्ञा विशेषण पता चल गया, लेकिन यह शब्द से हमें क्या पता चलता है कि यह क्या है? सर्वनाम। यह हम सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में देखते हैं, इस आदमी का नाम जगत है। आदमी यह शब्द भी क्या है? संज्ञा। उसका नाम क्या है? जगत। एक विशेष नाम है ना, तो यह भी, इससे भी पता चलता है कि ये विशेषण हो सकता है। और इस शब्द से हमें पता चलता है कि यह शब्द क्या है? सर्वनाम। अब तीसरे वाक्य में देखते हैं, वह औरत बड़ी दयालु है। इस वाक्य में औरत यह शब्द है संज्ञा। बड़ी दयालु है, उसकी विशेषता के बारे में पता चल रहा है, इसलिए दयालु शब्द हो गया विशेषण। और वह शब्द क्या है? सर्वनाम। उसके बाद 4th वाला सेंटेंस है, कितने सुंदर है वे तारे। कितने सुंदर है वे तारे। अब तारे यह शब्द क्या हुआ? संज्ञा। फिर सुंदर यह शब्द क्या हुआ? विशेषण। तो इसमें वे तारे ये शब्द से हमें क्या पता चल रहा है? किसका बोध हो रहा है? सर्वनाम का। इस वाक्य में भी वे फल सड़ गए। फल क्या है? संज्ञा। सड़ना यह शब्द क्या है? विशेषण। और वे शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। तो देखो, इन वाक्यों में क्रमशः हमने देखा कि सर्वनाम भी आ रहे, संज्ञा भी आ रहे और विशेषण। अभी विशेषण है, लेकिन यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम शब्द भी जुड़कर आए हुए। तो ऐसे वाक्य में जो संज्ञा या संज्ञा के साथ सर्वनाम जुड़कर आते हैं, उन शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अभी सार्वनामिक इस शब्द से ही पता चल रहा है कि उसमें सार्वनामिक अगर हम विभक्त करते इन शब्दों को अलग अलग करते तो सार्वनामिक, सर्वनाम। और सार्वनामिक विशेषण को ही दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण।
सर्वनाम को ही दूसरा विशेषण के रूप में अगर देखा जाए तो संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग वाक्य में क्रमशः यह, इस, वह और वे और वे, यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण का काम करते हैं उन सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो मतलब सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम भी होना आवश्यक है। अगर वाक्य में संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम के रूप में विशेषण प्रयुक्त होते हैं तो वह हमेशा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह पक्षी, इसमें पक्षी क्या है? संज्ञा है और वह शब्द सर्वनाम है, तो इसलिए यह शब्द सार्वनामिक विशेषण हुआ। यह पेड़ और यह आदमी, इस वाक्य में भी पेड़ और आदमी संज्ञा है और यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। अब देखते हैं विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना हमेशा 3 प्रकार से की जाती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो सबसे पहले देखते हैं मूलावस्था किसे कहते हैं। मूलावस्था में व्यक्तियों, वस्तुओं आदि की किसी अन्य से तुलना नहीं की जाती, उसकी केवल सामान्य विशेषता ही बताई जाती है। देखो, मूलावस्था का अर्थ क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ, एक वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ तुलना नहीं की जाती है, उसकी वह सामान्य विशेषता होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि राधा सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर यह विशेषण है और राधा एक ही व्यक्ति है, तो उसकी किसी के साथ तुलना भी नहीं की है, मतलब यह सामान्य विशेषता है। सुंदर यह शब्द सामान्य विशेषता है, तो यह हुआ सुंदर यह शब्द हुआ विशेषण की मूलावस्था। अब देखते हैं विशेषण की दूसरी अवस्था, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था का अर्थ होता है जब कोई विशेषण 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं आदि में तुलना करके एक को अधिक अच्छा या अधिक बुरा बताते हैं तो उसे हमेशा उत्तरावस्था कहते हैं। तो देखो, जब वाक्य में 2 व्यक्तियों की या 2 वस्तुओं की एक दूसरे से तुलना की जाती है और एक दूसरे के गुणों का और अच्छाई का और बुराई का जब तुलना की जाती है तो उसे हमेशा कहा जाता है उत्तरावस्था। जैसे कि हमने उदाहरण पहला देखा था, उसमें देखा था कि राधा सुंदर है, लेकिन यहाँ पर दूसरे वाक्य में देखते हैं कि राधा सुमन से सुंदर है। मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना की जा रही है और उसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है। तो राधा सुमन तो सुंदर है, लेकिन सुमन से अधिक सुंदर कौन है? राधा। तो यहाँ पर से इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब कभी गुणों का एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना की जाती है या वस्तु की अगर तुलना की जाती है तो उसे हमेशा से या अधिक या बहुत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राधा सुमन से सुंदर है, इस वाक्य में हमें पता चल रहा है कि उत्तरावस्था शब्द के पहले से लगाया गया है, मतलब इससे तुलना की जा रही है। अब देखते हैं विशेषण की तुलना में तीसरी अवस्था, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था का क्या होता है? इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों की एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है। देखते हैं कि इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि के विशेषताओं की तुलना की जाती है। देखो, यहाँ पर मैंने अलग 2 उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण दिया है जैसे कि राधा सुमन और गीता से सुंदर है। मतलब देखो, यहाँ पर राधा, सुमन और गीता तीनों सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर कौन है? राधा। कैसे? कि राधा सुमन और गीता से, इसके पहले लगाया हुआ है शब्द है से, तो राधा सुमन और गीता से सुंदर है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जा रही है और उनकी विशेषता बताई जा रही है कि वो तीनों भी सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर कौन है? राधा।
अर्थात राधा सबसे अधिक सुंदर है। तो इसमें ज़्यादा करके अधिक शब्द का या बहुत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तमावस्था में पहले देखा था हमने मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में देखा था कि सामान्य विशेषता होती है, किसी से तुलना नहीं की जाती है। फिर उत्तरावस्था में देखा था कि हमेशा दो वस्तुओं की या दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है। और उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों की या वस्तुओं की एक दूसरे से तुलना की जाती है। तो जब भी कभी वाक्य में इससे अधिक, बहुत अधिक शब्द आते हैं तो वह हमेशा उत्तमावस्था होते हैं। हिंदी में तुलनात्मक विशेषता बताने के लिए विशेषण की मूलावस्था से पहले अधिक, सबसे अधिक शब्द लगाए जाते हैं। तो कुछ विशेषणों के साथ तर और तम प्रत्यय लगाए जाते हैं। मतलब देखो, अगर मूलावस्था होगी तो वह सामान्य विशेषता होगी, उत्तरावस्था होगी तो अधिक शब्द लगेगा और उत्तमावस्था में सबसे अधिक। और इसमें भी मूलावस्था में विशेषण सामान्य होगा, फिर उत्तरावस्था में तर लगेगा और उत्तमावस्था में तम प्रत्यय लगाए जाएंगे। इसको हम देखते हैं और विस्तार से। देखो, यहाँ पर मैंने कुछ विशेषण बताए, उनके विशेषण की अलग अलग अवस्था भी बताए, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अभी जैसे सुंदर, सुंदर यह मूलावस्था है, सामान्य विशेषण है, और उसके साथ अगर उत्तरावस्था होगा तो अधिक सुंदर, और उत्तमावस्था में सबसे अधिक सुंदर। वैसे ही चतुर में भी अधिक चतुर, और उत्तमावस्था में भी सबसे अधिक चतुर। उसी प्रकार दयालु में भी अधिक दयालु शब्द आएगा, अधिक दयालु, और उत्तमावस्था में सबसे अधिक दयालु। उसी प्रकार बुद्धिमान में भी अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान शब्द आएगा यहाँ पर भी। लेकिन सारे विशेषणों में अधिक और सबसे अधिक शब्द नहीं लगते, तो कुछ विशेषणों में प्रत्यय लगाए जाते हैं, तर और तम। जैसे योग्य, योग्यतर, योग्य, योग्यतर, और योग्य में योग्यतम। तम उत्तमावस्था में हमेशा तम प्रत्यय लगाया जाता है और उत्तरावस्था में हमेशा तर प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कि उच्च, उच्चतर, और उत्तमावस्था में होगा उच्चतम। उसी प्रकार अधिकतर, उत्तरावस्था में होगा अधिकतर, और अधिकतम। उसी प्रकार और मैंने देखा है आपको उदाहरण, बलवान, बलवत्तर, बलवत्तम, महत्तर, महत्तम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, न्यूनतर, न्यून का आएगा न्यूनतर, न्यूनतम, कठिनतर, कठिनतम, तीव्रतम,
यहाँ पर तीव्रतर, तीव्रतम, तो इस प्रकार हमने तीनों अवस्थाओं के उदाहरण देख लिए। अब देखते हैं उसके ऊपर एक प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित अवस्थाओं की अवस्था बताने हैं आपको शब्दों के। अभी तम में क्या लगता है, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था, तो इसमें आएगा उत्तमावस्था। देखा था हमने उत्तमावस्था। जहां जहां भी तम लगता है वहां पर लगेगा उत्तम अवस्था। अगर इनके आपको अगर अवस्था बदलने के लिए कहते हैं कि उत्तम अवस्था की उत्तरावस्था कीजिए, तो आपको विशालतम का क्या करना है, विशालतर। अगर आपको अवस्था बदलने के लिए कहते हैं तो आपको अवस्था बदलकर लिखना है। अगर नाम लिखने के लिए कहते हैं कि यह सब उत्तम अवस्था है, सिर्फ इसमें श्रेष्ठ यह क्या हुआ, मूलावस्था। तो यहाँ तक हमने अलग अलग अवस्था के भेद को समझ लिया। अब देखते हैं विशेषणों की रचना। विशेषणों की रचना प्रत्यय या उपसर्ग जोड़कर किए जाते हैं। उसके मुख्यतः 4 तरह से की जाती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव के रूप में। हम देखते हैं अलग अलग। सबसे पहले संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना होते हैं, तो किस प्रकार उसमें प्रत्यय या उपसर्ग लगाए जाते हैं। अज्ञान, अज्ञानी, कल्पना, काल्पनिक, अर्थ, आर्थिक, जापान, जापानी, भारत, भारतीय, परिचय, परिचित। उसी प्रकार रंग, रंगीला, आगे, अगला, बल, बलवान, उत्साह, उत्साही, उपासना, उपासक, लेख, लिखित। मतलब यहाँ पर अलग अलग प्रत्यय लगाए जाते हैं। उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों से विशेषण किस प्रकार बनाए जाते, जैसे सर्वनाम में का विशेषण में होगा मेरा, तुम का तुम्हारा, यह का ऐसा या इसका, वह का वैसा। उसी प्रकार आप का होगा आपसा, जो का होगा जैसा, हम, हमारा। कौन इस सर्वनाम का विशेषण होगा, कैसा। इसी प्रकार क्रिया शब्दों से विशेषण बनाते हुए देखो, गाना का आएगा गायक, गाना यह क्रिया है तो उसका विशेषण आएगा गायक। पढ़ना का पढ़ाकू, लड़ना का लड़ाकू, बेचना का बिकाऊ, मरना का मरियल, घूमना का घुमक्कड़, भूलना का भुलक्कड़, भागना का भगोड़ा, चलना का चालू, लूटना का लुटेरा। ये हो गए क्रिया शब्दों से विशेषण। अब देखते हैं अवयव शब्द से विशेषण किस प्रकार बनाए जाते हैं। यहाँ पर अवयव है और विशेषण, भीतर का भीतरी, बाहर बाहरी, अंदर आंतरिक, पीछे पिछला, ऊपर ऊपरी, नीचे निचला, आगे अगला, नजदीक नजदीकी। तो यहाँ पर देखा हमने कि अलग अलग प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव के द्वारा विशेषण बनाए जाते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने विशेषण पढ़ा और विशेषण के अलग अलग प्रकारों को अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझा। यहाँ पर हमारा विशेषण यह ग्रामर का विषय टॉपिक खत्म होता है। अब मिलेंगे अगले भाग में नए ग्रामर के विषय के साथ। मिलते हैं अगले भाग में।